सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार सर। सभी अच्छे होंगे। जी सर। अभी फेस्टिवल से सीजन स्टार्ट हो गया है और हमारा सेशन भी बिल्कुल मिड की तरफ पहुंचने वाला है। और हमने काफी कुछ अच्छा हेल्दी डिस्कशन किया है लास्ट जो लेक्चर्स हुए हैं, और आप सभी ने बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया। आज हम उस जो भी हमारा डिस्कशन रहा है, जिस जो बेसिक लेवल की चीजें हुई हैं, उसकी अप्लाइड फॉर्म में हमने पिछले लेक्चर से एंट्री ली थी, और किस तरीके से एक क्लिनिशियन का अप्रोच होना चाहिए, कोई फिजिशियन अपनी ओपीडी लेवल पे कहाँ से शुरू करे, वो एक बेसिक चीजें लेके हमने पिछले क्लास में कुछ बातें की थी। मैं एक रिकैप लेना चाहूंगा। सब कुछ गुरुओं का है, वही आपके साथ शेयर हो रहा है। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने वही शेयर किया, आज भी हम उसी की बातें करने चल रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि एक क्लिनिशियन कैसे पिन पॉइंट हो, किस तरीके से वो अपनी ओपीडी लेवल में अपने बेस को सेट करे कि कहाँ से हमारे पेशेंट में बीमारियों की शुरुआत हो रही है। जब तक वो बेसिक तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो इसमें क्लियर कट डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए हमारे टेक्सचुअल जो बेसिक्स हैं, उसने हमें ये बताया कि कोई भी डिजीज की शुरुआत दो लेवल पे हो सकती है, जिसमें हमने आमाशय और पक्वाशय ऐसे समुत्थान के बारे में पिछले लेक्चर्स में चर्चा की। इन समुत्थान के बेसिस पे हमने बात किया था कि आमाशय में अगर हमें कोई भी परेशानी देखने को मिलती है, तो जो इनिशिएशन ऑफ डिजीज होता है, जो फर्स्ट लेवल में हमको इलनेस दिखाई देती है, और वो है अजीर्ण के रूप में हमको देखने को मिलती है। और नाभि से लेके मलद्वार, जिसको हम पक्वाशय कहते हैं, अगर वहां से कोई जो है विकृत एनर्जी आगे बढ़ती है, तो जो पहली डिजीज वहां पे मैनिफेस्ट होती है, दैट इज उदावर्त। तो ये अजीर्ण और उदावर्त, ये हमारे आमाशय और पक्वाशय समुत्थान की पहली डिजीजेस हमको देखने को मिलती है हमारे पेशेंट के अंदर। तो अगर हम इस लेवल से अपने आप को अपने पेशेंट के लेवल में ले जाएं, तो किसी भी डिजीज का रूट कॉज इधर अजीर्ण से शुरू होगा या वो उदावर्त से शुरू होगा। ये दो बेसिक चीजें हैं जो हमको हमेशा ध्यान रखनी। इसमें हमने बहुत डिटेल में बातें की थी। मैं बस एक रिकैप लेना चाहूंगा, किस तरीके से विकृति आगे बढ़ती है और किस तरीके से वो आगे अपना फैलाव करती है पोस्ट आमाशय पक्वाशय, इसके बारे में बात हुई थी। फिर किस तरीके से हमारा नॉर्मल डाइजेशन होता है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया था। फिर हमने बात किया था कि वो जो हमारी पाचन प्रक्रिया होती है, उसमें भाग लेने वाले जो घटक हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। पाचक, पित्त, प्लेरक, कफ, समान वायु किस तरीके से इसमें अपना काम संपादित करते हैं और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। जब हम इसको समझे रहेंगे तो हम विकृति को बहुत आसानी से देख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अजीर्ण जो हमारी पहली विकृति थी, जो कि आमाशय से उत्पन्न होने वाली पहली विकृति थी, उसके सामान्य हेतु क्या है। हेतु अर्थात हमारे शरीर के बाहर जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है, उसको हम हेतु कहते हैं। और जब असात इंद्रियात संयोग प्रज्ञा अपराध और परिणाम से वो जुड़ता है, तब वो हमारे शरीर में निदान के रूप में अंदर प्रविष्ट कर जाता है। तो कुल मिला के हेतु तो हर समय मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारी असात इंद्रियात संयोग प्रज्ञा अपराध परिणाम उसको हेतु को निदान में परिवर्तित करता है। तो इन हेतुओं के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किया था कि किस तरीके से छोटी छोटी हमारी गलतियां अजीर्ण को जन्म दे सकती हैं। उसमें अत्यंगुपानात से लेके हमने बिल्कुल जो है एक मानसिक भाव जो है शोक, क्रोध, क्षुधा, ये सब चीजों के बारे में भी बात किया था कि किस तरीके से ये हमारे पाचन प्रक्रिया को विकृत करते हैं, और पहली विकृति जिसको कहते हैं अजीर्ण, उसको जन्म देते हैं। इसको और डिटेल और सरल तरीके से समझा था हमने। इस समशन जो है, जो अध्यशन है, विस्मासन है, ये सारी चीजों के बारे में बात किया था। ये किस तरीके से जो है अजीर्ण को जन्म देते हैं, और अजीर्ण के लिए जो एक विशेष एडजेक्टिव यूज किया गया, घोर, अर्थात जो कि हमारी प्रकृति में पड़ी हुई विकृति है, हमारे मूल उत्पादन प्रकृति को ये नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक का इसका दुष्प्रभाव है, इसके बारे में हमने बात की। फिर हम लोगों ने सॉरी अजीर्ण के सामान्य लक्षण के बारे में बात किया था कि किस तरीके से हम अजीर्ण के रोगी को पहचानें। तो विबंधो अति प्रवृत्ति ग्लानि मारुत मूर्ता अजीर्ण सामान्य विस्तंभो गौरव, ये एक सामान्य सा लक्षण था। इधर उसको विबंध की स्थिति देखने को मिलती है, या मल इत्यादि की अति प्रवृत्ति, या मारुत की मूर्ता देखने को मिलती है। ये सारे लक्षण हमको प्राकृतिक रूप से अजीर्ण के अंदर देखने को अगर रोगी के अंदर मिले, तो हमें उसका अजीर्ण की स्थिति बना सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में फिर बात किया था कि कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि में यही अजीर्ण डिवाइड हो सकते हैं। कभी कोष्ठ के लक्षण मिलेंगे, कभी शाखा के, कभी मर्मास्थि संधि के। इससे हम सीवियरिटी ऑफ अजीर्ण को भी बाइफरकेट कर सकते हैं। ये सारे डिस्कशन हमारे पिछले लेक्चर्स में हुए थे। फिर हमने लास्ट में कुछ बातें की थी कि अजीर्ण का निर्माण कैसे होता है। जैसे हर विकृति के बारे में हमने बेसिक पढ़ा था कि कोई भी विकृति की प्रकृति जो बनती है, उसमें
कोई अग्नि इन्वॉल्व होती है, उस अग्नि की वजह से कुछ आम उत्पन्न होता है, वो जो आम उत्पन्न होता है वो किसी दोष विशेष को अपनी विकृत ऊर्जा देता है, तो उसमें दोष इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर ये किसी दूसरे के साथ जाके जुड़ता है। तो ये अग्नि, आम, दोष और दूष्य, ये चार ऐसी स्थितियां होती हैं जो हमारे विकार की प्रकृति को जन्म देती है। जैसे हमारी प्रकृति बनती है, वैसे विकृति की भी प्रकृति बनती है। तो विकृति की प्रकृति को जानना भी बहुत जरूरी है कि कोई भी बीमारी बिना अपने प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो सकती, तो उसकी मूल प्रकृति जो है किसी अग्नि, आम, दोष और दूसरे को लेकर बनती है। इस पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया था। इसी तरीके से हमने विकृति जहां शरीर में जाके अधिष्ठित होती है, वो अधिष्ठान किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा घर होता है तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल के बहुत सारे जो है रॉड्स लगती हैं, सीमेंट लगता है, ईंट लगती है। ऐसे ही हमारा जो विकृति होती है उसका भी अधिष्ठान जहाँ पे होता है उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमने बात किया था कि अग्नि है, स्रोतस है, दोषों के अंश है, दोषों के स्थान है, और हमारे धातुओं का सार है, प्राणायतन है और महामूल है। इस पे भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी। और फिर हम लोगों ने एक बेसिक पे आ गए थे कि कोई भी बीमारी जो सम्यक रूप में उत्पन्न होने की जो उसकी प्रक्रिया है वो कहाँ से हुई है, इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको हम समुत्थान के रूप में जानते हैं। तो ये समुत्थान की बात हुई थी, और इसी समुत्थान में हम लोगों ने अमासे और पक्वासे समुत्थान को देखा था, और संप्राप्ति इसके साथ जुड़ के किस तरीके से पूरी विकार प्रकृति को जन्म देती है, विकार का सम्यक उत्थान के बाद। फिर हमने अजीर्ण के प्रभाव के बारे में बात किया था कि अजीर्ण कहाँ तक प्रभाव डाल सकता है। तो अजीर्ण हमारे बल, वर्ण, सुख और आयु, इन चारों को उत्तरोत्तर तरीके से प्रभावित कर सकता है। पहले अगर जठराग्नि के लेवल पे है तो हमारे बल की हानि करेगा, धात्वाग्नि के स्तर पे अगर ये पहुंच जाता है तो हमारे वर्ण को ये प्रभावित करेगा, और जब ये महाभूताग्नि के अंदर पहुंच गया तो हमारे सुख को प्रभावित करेगा। सुख का मतलब हमारे स्रोतस की मतलब सम्यक स्थिति। तो और अगर ये कायाग्नि या हृदय के लेवल पे पहुंच गया तो हमारे आयु का घात कर सकता है। इस तरीके से ये बहुत ही हमारे लिए घातक है, इसलिए इसकी हर लेवल पे सिवियरिटी का हर लेवल हमको पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपने पेशेंट को जज कर सके कि हमारा पेशेंट बल, वर्ण, सुख, आयु में किस स्तर से अजीर्ण लेके आया है, और उसी हिसाब से हमारे उपक्रम या उपाय या चिकित्सा सूत्र हम उसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक कंक्लूडिंग रिमार्क आया था कि रोगानिकस मूलम अजीर्ण, अर्थात अजीर्ण जो है बहुत सारे रोगों का, अनेक है समूहों का, पूरी तरीके से एक सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसीलिए इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो हम आगे बात करेंगे वो बेसिकली इसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम अब जो अजीर्ण लेके हमारा पेशेंट आया है उसको हम जज कर सकें, और वहां से हम अपने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि अजीर्ण जो एक प्रारंभिक विकृति है, वो मूल रूप से अगर उसका हमने विकार प्रकृति देखी थी तो अजीर्ण जो है पित्त प्रधान दोष है। इसमें अजीर्ण की उत्पत्ति के लिए पित्त जो है बिगड़ना बहुत अति आवश्यक है। यहाँ पे पित्त प्रधान दोष के रूप में कार्य करता है। तो विकार प्रकृति के निर्माण में जो मुख्य रूप से जो विकृति आगे बढ़ती है हमारे शरीर में, उसका माध्यम जो बनता है वो हमारे शरीर की परिवर्तनात्मक प्रणाली पित्त जो है यहाँ पे मुख्य रूप से इन्वॉल्व रहती है। ऐसा हमने विकार प्रकृति निर्माण में अजीर्ण की स्थिति में देखा। और हमने एक चीज और देखी थी विकार अधिष्ठान की स्थिति में कि अजीर्ण मुख्यतः अन्नवा स्रोतस की व्याधि, बिना अन्नवा स्रोतस बिगड़े हुए कोई भी अजीर्ण नहीं उत्पन्न हो सकता। ये जो महासिद्धांत है ये हमारे चिकित्सा का मील का पत्थर साबित होता है कि अगर हम ये समझ लें कि कोई भी पेशेंट अगर अजीर्ण लेके आया है तो मूल रूप से उसके अन्नवा स्रोतस और पित्त का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं तो शायद आसान हो जाएगा। वास्तव में हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें मुख से लेके नाभि तक का जो भाग होता है उसको आमाशय, और नाभि से लेके मलद्वार तक का भाग जिसको पक्वाशय कहते हैं। तो जो हमारे शुरुआती 3 स्रोतस होते हैं जिनको हम उत्पादक स्रोतस कहते हैं, जिसमें अन्नवा स्रोतस, उदकवा स्रोतस और प्राणवा स्रोतस आते हैं। तो ये जो प्राण, उदक, अन्नवा स्रोतस हैं, ये इन स्रोतस की परिकल्पना को थोड़ा यहाँ समझना होगा, तब हम आसानी से अजीर्ण को समझ सकते हैं। हम लोग एक मनुष्य के रूप में बाहर की दुनिया से सीधे अपनी ऊर्जा लेने के लिए या प्राण लेने के लिए निरंतर निर्भर रहते हैं। तो बाहर से जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो मुख्यतः इन 3 स्रोतस के माध्यम से आती है, प्राण, उदक और अन्न। तो बाहर की दुनिया से ये आहार को लेके और उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो इन्हीं के अंतर्गत होता है, जठराग्नि के माध्यम से, और उस तरीके से फिर हमारी पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसीलिए इन 3 स्रोतस को हमारे आचार्यों ने उत्पादक स्रोतस कहा है।
उत्पादक प्राण उदरकन, रस से लेकर शुक्र पर्यंत को स्थापक स्रोतस, और जो है मूत्र पुरी श्वेत को लय कारक या जो है उपयोग में ले आने वाले स्रोतस। तो ये जो अजीर्ण है, वास्तव में इसको समझने के लिए हमको प्राण उदक अन्न व स्रोतस की स्थितियों को थोड़ा समझना होगा। जैसा आप सभी जानते हैं, आप सभी चिकित्सक अच्छे ढंग से चिकित्सा में लगे हुए हैं, कि हमारे हर स्रोतस का एक उत्पादक और प्रवर्तक मूल बताया गया। जैसे प्राण व स्रोतस का उत्पादक मूल है हृदय और महास्रोतस, ऐसे ही हमारे अन्न व स्रोतस का उत्पादक मूल है अमाशय और उदक व स्रोतस का उत्पादक और प्रवर्तक मूल है तालु और प्लू। अगर इसको थोड़ा गहराई से देखें तो आमाशय और वाम पार्श्व, ये आमाशय और जो हमारे बाएं तरफ का 8 अंगुल का स्थान हमारे जो है उदर प्रदेश में होता है, इसको हम लोग वाम पार्श्व कहते हैं। ये या तालु और कुलोम, तालु मतलब आप मूर्धा के नीचे का भाग और कुलोम मतलब आमाशय का ऊर्ध्व भाग, ये पूरा, या महास्रोतस, ये सभी प्राणवाह के प्रवर्तक मूल महास्रोतस के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो अन्नवाह और उदकवाह वास्तव में प्राणवाह के महास्रोतस के अंदर समाहित हुए। अगर सरल तरीके से समझें तो आमाशय में हमारे अन्नवाह स्रोतस की विशेष उपस्थिति देखी जाती है, पक्वाशय में प्राणवाह स्रोतस की विशेष उपस्थिति देखी जाती है, और उदकवाह स्रोतस आमाशय और पक्वाशय दोनों में समान रूप से कार्यकारी रहता है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि यहाँ पे जो अन्नवा स्रोतस की बीमारी अजीर्ण है, उसमें उसके वो बहुत गहराई के साथ उदकवाह और प्राणवाह स्रोतस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर अन्नवाह में कोई विकृति होती है तो वो 3 कारणों से हो सकती है। या तो अन्नवाह के अंदर स्वतंत्र रूप से कोई विकृति आए, या उदकवाह की कोई विकृति अन्नवाह को प्रभावित कर दे, या प्राणवाह की कोई विकृति अन्नवाह को प्रभावित कर दे। तो वो सरल शब्दों में अगर अजीर्ण को हमें समझना है तो हमको इस मूल सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राणवाह स्रोतस का महास्रोतस का जो फैलाव है वो मुख से लेके मूर्धा से लेके मलद्वार तक है, और इसके अंतर्गत ही हमारे अन्नवाह और उदकवाह स्रोतस आ जाते हैं। थोड़ा सरल तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये जो उत्पादक स्रोतस करते क्या, तो उत्पादक स्रोतस में जो अन्नवाह स्रोतस है, जैसा हम काम करते हैं, जैसी हम वृत्ति करते हैं, उसके अनुसार आहार को ग्रहण करता है और उसको जठराग्नि के माध्यम से पचा के सार और पित्त में, आहार प्रसाद और पित्त में बदल देता है। और फिर ये पाचन प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है और मार्गस रस में आगे की तरफ हृदय के माध्यम से वाहित कर दी जाती है, जो कि आप सभी जानते हैं खले कपूत में ऐसे सब जगह जाता है और सभी अपनी पोषण को ग्रहण करते हैं। इसे ही हम सामान्य भाषा में पाक क्रिया कहते हैं। अब ये आहार रस जो बना, ये आगे गमन करे, इसके लिए हमारा जो उदकवाह स्रोतस है वो उसके गमन के लिए उसको मार्ग प्रदान करता है। और जो जैसा कि वो गमन करता हुआ आगे बढ़ता है, तो जिस जो है स्रोतस के अंदर जैसे अंश की जरूरत होती है, वैसा संयोग विभाग कराने के लिए जो हमारा बल चाहिए वो हमारे प्राणवाह स्रोतस के माध्यम से वो उसको प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जीर्ण करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो अन्नवाह अपने वृत्ति अनुसार हमको आहार का पाक करके देता है, और उदकवाह और प्राणवाह जो कुछ भी पचा हुआ रहता है उसको शरीर का भाग बना के उसको जीर्ण कर देते हैं। तो ये पाक होना और जीर्ण होना, ये 2 प्रक्रियाएं हैं। इसको थोड़ा सा सरल तरीके से हमें समझ लेना चाहिए। तो अगर ये पाक और जीर्ण दोनों सम्यक ढंग से होगा, तब जाके हमको अपने आहार से बल, वर्ण, सुख और आयु की प्राप्ति होगी। अगर ये पाक क्रिया या जीर्ण क्रिया में से कोई भी प्रक्रिया बिगड़ जाए, तब जो स्थिति उत्पन्न होती उसी का नाम अजीर्ण। तो कुल मिला के अजीर्ण की प्रक्रिया अन्नवाह स्रोतस के माध्यम से, उदकवाह स्रोतस के माध्यम से और प्राणवाह स्रोतस, इन तीनों के माध्यम से हो सकती है, या इन तीनों के सामूहिक स्थिति से भी हो सकती है। आगे हम इसको समझते हैं। अगर ये अजीर्ण प्राणवाह स्रोतस में कार्यकारी जो हमारा घटक है वायु, इसके वजह से, इसकी विकृति या इसके विकृत स्थिति की वजह से उत्पन्न होते हैं, तब उस अजीर्ण का नाम हम विस्तब्ध अजीर्ण। अगर ये जो अजीर्ण की प्रक्रिया है वो अन्नवाह के अंदर जो परिवर्तन करने वाला, जो पाक क्रिया को संपादित करने वाला भाव पित्त है, उसके विकृति की वजह से उत्पन्न होता है, तब इसको विदग्ध अजीर्ण। अगर ये अजीर्ण हमारे अन्नवाह स्रोतस के साथ जुड़ा हुआ जो उदकवाह स्रोतस है, उसकी प्रक्रिया, जो रचनात्मक प्रक्रिया है, उसके बिगड़ने की वजह से अगर ये उत्पन्न होता है, तो जो अजीर्ण उत्पन्न होता है उसका नाम आमाजीर्ण। और अगर ये तीनों संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से विकृत हो जाए और इनका जो अजीर्ण का अंश है
वो मार्ग में जो रस पोषण के लिए जा रहा है खले कपोत न्याय से, उसमें दूषित आहार रस का अंश जाने लगे, तो उस मार्गस्थ रस में जो अजीर्ण का लक्षण देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता है, उस अजीर्ण का नाम रस से साजीर्ण। तो इस तरीके से विस्तब्धाजीर्ण, वेदग्धाजीर्ण, आमाजीर्ण, रस से साजीर्ण, ये विभेदक लक्षणों के साथ उत्पन्न होने वाले अजीर्ण हैं, जिनका की मूल स्थिति में वायु, पित्त, कफ और मार्गस्थ रस का उसमें इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है। तो जब तक आप इतने सूक्ष्म तरीके से अपने पेशेंट का विवेचन नहीं करेंगे और उसके अंदर जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं हम यहाँ पे ट्रेस आउट नहीं करेंगे, तब तक जो है हमको इस अजीर्ण के अंदर चिकित्सा में सफलता नहीं। तो एक चिकित्सक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने मरीज के अंदर बीमारी की जो विभेदक स्थिति है उसको भी गहराई से समझे, और उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्राकृत और वैकृत स्थिति को भी समझे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिन पाकी और प्राकृत अजीर्ण, ऐसे दो स्थितियां और भी होती हैं। जैसे हमने भोजन किया तो भोजन का पाक काल हो रहा है, उस समय भी अजीर्ण रहता है। तो ये सब जो अजीर्ण है, दिन पाकी या सुबह से शाम में पच गया, वो दिन पाकी अजीर्ण हो गया। तो ये जो अजीर्ण है, ये रोगोत्पादक स्थिति का नहीं होता है। लेकिन अगर विस्तब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, आमाजीर्ण और रससाजीर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो निश्चित तौर पर ये हमारी बहुत सारी बीमारियों का जनक हो सकता है। तो आज हम इन अजीर्ण के भेदों को, कैसे ये उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से इनके लक्षणों को देख के हम इनकी पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में एक संज्ञान लेते हैं। आमाजीर्ण, आप सभी इसको बहुत अपने ओपीडी में रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे। आमाजीर्ण जो होता है वो वास्तव में अभी ये हमारी समझ बन गई कि ये उदक व सोतस की जब विकृति होती है तब जाके ये जीर्ण उत्पन्न होता है। तो इसमें मधुर अवस्था पाक प्रभावी रहता है। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर आहार को हम ग्रहण करते हैं तो षड रस प्रपाकता, एक साथ जो है 6 रसों की उत्पत्ति होना, ये सामान्य पाचन है। अगर उसमें किसी एक रस की उत्पत्ति होती है तो वो विकृति को जन्म देता है। तो आमाजीर्ण की स्थिति में हमारा जो आहार ग्रहण किया जाता है वो षड रस प्रपाक ना होकर ज्यादातर आहार का अंश मधुर अवस्था पाक में, मधुर रस में बदलता है। तब इससे क्या होता है कि जो उदक व स्रोतस है उसके ही निदानों का हमने सेवन किया, जैसे हमने पिपासा इत्यादि का या आमाद भयात, इस तरीके से हमने आहार का सेवन किया, तब क्या होता है कि अपने ही निदानों से उदक व स्रोतस दुष्ट होता है और उसके अंतर्गत जो कफ रहता है वो विकृत होकर अन्नवाह के ऊपर अपना विकृत प्रभाव डालता है। तो अन्नवाह के अंदर जो पाक क्रिया है वो जो है प्रभावित होती है, और अन्न के परिपाक में फिर जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे उसका पाक पूर्ण नहीं हो पाता है, और ये जो पाक क्रिया को विलंबित कर देता है, ये जो है जो आम है, और इसके वजह से जो अजीर्ण उत्पन्न होता है उसको आमाजीर्ण। आप सभी जानते हैं कि कफ और आम समान धर्मी है, इसीलिए कफ की वजह से आम की उत्पत्ति होती है, इसलिए इस अजीर्ण का नाम कफाजीर्ण ना होके आमाजीर्ण रखा गया। तो ये जो अजीर्ण है रूप से अन्न व स्रोतस इसमें भी विकृत हो रहा है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है। पहले उदक वह अपने निदान से दुष्ट होता है और उसका जो मल है, चूंकि दोनों सब एक जगह ही रहते, पास में रहते हैं, तो इसका मल जो अन्नवाह के ऊपर जाता है तो अन्नवाह के अंदर जो पाक क्रिया हो रही होती है वो प्रभावित हो जाती है और उसकी वजह से अजीर्ण। तो इस अजीर्ण का नाम आमाजीर्ण है। इसके लक्षणों को देखते हैं। कहते हैं अजीर्णम च कफादामम तत्र सोफा अच्छी गणी सद्य भुक्त ये उद्गारा प्रशे उत्क्लेश भोग। अर्थात एक जो लक्षण आते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करें तो वास्तव में अजीर्ण में ये सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं आमाजीर्ण में। लेकिन हम जब लक्षणों को समझते हैं तो हमारे गुरु कृपा से ये ज्ञान मिला कि वास्तव में लक्षण 3 तरीके के देखने को मिलते हैं: प्रत्यात्म लक्षण, विभेदक लक्षण और प्रभावी लक्षण। प्रत्यात्म लक्षण वो होता है जिससे हम किसी बीमारी को पहचानते हैं। जैसे अगर किसी में केतकी धूलि सन्निभम, पीत भाग आर्दम है तो पांडु है, प्रभूत आविल मूत्रता है तो प्रमेय है, गुदेन बहुद्रवण चरणम है तो अतिसार है। इस तरीके से जब हम किसी को उसके कार्डिनल फीचर के बेसिस पे पहचानते हैं तो वो उसका प्रत्यात्म लक्षण कहलाता है। ऐसे ही अजीर्ण में हम देख के आए, अजीर्ण का प्रत्यात्म लक्षण विबंधो अति प्रवृत्ति व ग्लानिर्मावित। तो ये लक्षण सभी अजीर्ण के अंदर अवश्य मौजूद रहेंगे। तो प्रत्यात्म लक्षण के रूप में आमाजीर्ण में विबंध अति प्रवृत्ति में से लक्षण मिल सकते हैं। लेकिन इसको मूल रूप से पहचानने का जो लक्षण है विभेदक लक्षण, वो कहते हैं कि गौरव। गौरव कहां पर? अजीर्ण के अधिष्ठान में, अर्थात आमाशय और वाम पार्श्व अन्न स्रोतस का उत्पादक और प्रवर्तक मूल है। तो रोगी आके बताता है कि पेट में, खासकर पेट में बाईं तरफ में उसको भारीपन महसूस होता है। मतलब हर समय एक भारीपन जैसा पेट में महसूस होना,
और खासकर बाएं तरफ जो अष्टांगुल प्रदेश है, वाम पार्श्व, वहां पे बाएं प्रदेश में भारीपन महसूस होना, ये जो है आमाजीर्ण का हमारे लिए विभेदक लक्षण है। और एसोसिएटेड जो प्रभावी लक्षण है, जिसमें सोफो, अच्छी गंडेव, आंखों के नीचे और गल प्रदेश में एक शोथ उत्पन्न होना, सद्यो भुक्ति उद्गार, जैसा हमने खाना खाया है वैसी ही डकार, भोजन का जो पचन काल है 3 से 4 घंटे का जो हमारा भोजन का पचन काल है, उसके बाद भी वैसी डकार आना जैसा कि हमने अभी अभी खाया हो, ऐसे ही डकार बने रहना लगातार, और बार बार जो है मुख से लार आना, शेक होना, उत्क्लेश मतलब भोजन ऐसा लगे कि वो उल्टी तक आ जाए और अब उल्टी होने की इच्छा बनी रहे, ऐसी स्थिति जो है इसके प्रभावी लक्षणों के रूप में देखें। तो ये अगर हम समझे कि हमारा जो मूल रूप से आमाजीर्ण है, हेलो, मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? यस सर। यस सर। जी, धन्यवाद। तो ये जो आमाजीर्ण है, इसमें हम प्रत्यात्म लक्षण, विभेदक लक्षण और प्रभावी लक्षण, इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और उदर गौरव की मूल रूप से स्थिति समझ के हम इसका विभेद करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आमाजीर्ण ये हमारे क्लिनिकल टेस्ट में बहुत देखने को मिलता है, और ये प्रथम विकृति के रूप में देखने को मिलता है। कोई भी विकृति आप आमाशय से जो उत्पन्न होगी वो अजीर्ण से ही होके जाएगी। गुरु कृपा से मेरे ज्ञान से आपको बताना चाहूंगा, मधुमेह या प्रमेह जो आजकल बहुत देखने को मिलता है, वो मूल रूप से आमाशय से ही जाता है। आमाशय के रूप में ही आजकल, या यूं कहिए, ऐसा क्लियर कट डेटा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यूं कहिए कि ज्यादातर जो हमारे जो आजकल मॉडर्न साइंस के डायबिटिक केसेस आ रहे हैं, वो आमाजीर्ण या अजीर्ण से होके ही हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखने में आता है कि नाभि से लेके मलद्वार जो पक्वाशय है, जिसको हम उदावर रूपी बीमारी कहते हैं, प्राथमिक बीमारी, उसी से हमारे हाइपरटेंशन इत्यादि आज के रोग बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अगर हम मूल बीमारियों को समझें, तो हमारे लिए आज की जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन है, उनको हम बहुत हद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें पता रहेगा कि हमें काम कहाँ पे करना है। तो बात करते हैं आमाजीर्ण की। तो आमाजीर्ण को पहचानने का विभेदक लक्षण और प्रभावी लक्षण और साथ में प्रत्यात्म लक्षण अगर हमें क्लियर हो, तो हम एक प्रारंभिक स्थिति में इसका आकलन कर सकते हैं और इसका सही ढंग से उपचार कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आगे की स्थिति समझे, अजीर्ण में विस्तृप्धाजीर्ण। विस्तृप्धाजीर्ण नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे वायु की स्थिति अर्थात प्राण व सोतस के अंदर जो विकृत प्राण रूपी ऊर्जा है, उसने अन्नवाह को प्रभावित किया, तब विस्तृप्धाजीर्ण उत्पन्न। इसमें मूल रूप से कटु अवस्था पाक प्रभावित रहता है। जो कुछ भी आहार ग्रहण किया जाता है, वायु की प्रभावी स्थिति होने की वजह से कटु अवस्था में, ज्यादातर कटु जो है अवस्था पाक यहाँ पे देखने। तो अन्नवाह के अंतर्गत जो है अन्न का जो सम्यक गमन है, वो प्राणवाह की जो है गति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब प्राणवाह अपने निदानों से विक्षुब्ध हो जाता है, अपने निदानों से कुपित हो जाता है, तब उसका जो अन्नवाह के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके वजह से अन्नवाह के अंतर्गत भी जो परिपक्व अन्न है, उसके गमन में विक्षुब्धता आ जाती है। और विक्षुब्धता का मतलब होता है रुक रुक के गति, अटकाव के साथ गति। तो जो अजीर्ण देखने को मिलता है, उसका नाम है विस्तृप्धाजीर्ण। विस्तृप्धाजीर्ण मुख्यतः प्राणवाह के बिगड़ जाने से फिर अन्नवाह का जो बिगाड़ होता है, उसके वजह से उत्पन्न होने वाली विकृति है। मूल रूप से स्वतंत्र रूप से यहाँ पे अन्नवाह विकृत नहीं होता है। पहले रोगी ने कोई ना कोई प्राणवाह का निदान सेवन किया, क्षयात् संधारणात् रोचात् व्यायामात् क्षुद्रश्च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांसी अन्यश्च दारुणे, ऐसी कोई चेष्टाएं किया। आप हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि उसको कोई डिजीज हुई थी। आप हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि उसने किसी वेग का धारण किया है। आप हिस्ट्री लेंगे तो उसने कोई दारुण चेष्टा की होगी। मतलब ऐसा कोई निदान पहले मिलेगा और फिर जाके वो अन्नवाह के निदान की स्थिति या अन्नवाह की विकृति की स्थिति बताएगा। तो जिसको हम कहते हैं विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन, वहां तक आप जा सकते हैं, दूर तक, जहां से स्टार्टिंग हुआ था डिजीज का, इनिशिएशन ऑफ डिजीज हुआ था, वहां तक आपकी पहुंच बन सकती है और आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये विस्तृप्धाजीर्ण, ये इसके लक्षणों को देखते हैं। विस्तृप्धम अनिला शूलम विबंध आद्यमान शावित्रित, ये मूल श्लोक है। अगर इसको हम थोड़ा सा अन्न में व्यतिरेक करें, तो विस्तृप्धाजीर्ण जो होता है, उसका प्रत्यात्म लक्षण वही होगा जो सभी अजीर्ण में देखने को मिलेगा। मल
भोजन का पाक नहीं होना सही ढंग से, भोजन का जीर्ण नहीं होना सही ढंग से, और उसका जो विभेदक लक्षण है जिसके बेसिस पे हम उसको पहचानते हैं वो है उदर सूल, अर्थात उसी आमाशय और वाम पार्श्व जो कि अन्नवा का उत्पादक और प्रवर्तक मूल है, वहां पे मरीज विशेष तौर पर सूल की स्थिति बताएगा। अगर वो बढ़ता चला गया तो वो हमारे उदर के पंच स्थान में और भी फैल सकता है, जो हमारे गुल्फ के पंच स्थान बताएंगे। तो आगे चल के ये वहां तक भी पहुंच सकता है, लेकिन शुरुआत में आमाशय और वाम प्रदेश में ये विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ में जो विबंध, आद्यमान और शाद, ये हमारे प्रभावी लक्षण देखने को मिलेंगे, अर्थात हमारे उदक और हमारे अन्न के बीच में वायु की इतनी वृद्धि हो जाए, फूला हुआ एक पेट हमेशा मरीज बताएगा कि साहब पेट में एकदम गैस भरी हो, ऐसा खिंचाव या तना हुआ सा उदर लगता है, और साथ में उसको साद का अनुभव हो। साद अर्थात जिसमें कि रोगी को कोई भी कार्य करने में, थोड़ी सी कार्य करने में दुर्बलता का अनुभव होने लगे, ऐसी स्थिति जो है साद कहलाती है। तो ये प्रभावी लक्षण हमको विष्टब्धा जीर्ण की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। विष्टब्धा जीर्ण मूल रूप से प्राणवा की विकृति से आवाज नहीं आ रही। हेलो, बीच में आवाज आपकी बीच में कट जा रही है, मतलब आ रही है आवाज लेकिन बीच बीच में हो जा रही, तो आप अभी ठीक है? अच्छा, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सभी को जी। तो हम विष्टब्धा जीर्ण की बात कर रहे थे। विष्टब्धा जीर्ण आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ओके, थैंक यू। तो विष्टब्धा जीर्ण में हम विबंध रूपी लक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है, आद्यमान रूपी लक्षण देखने को मिलता है, और शाद रूपी लक्षण देखने को मिलता है। ये इसका प्रभावी लक्षण है। विभेदक लक्षण के रूप में यहाँ पे उदर प्रदेश में खासकर आमाशय और वाम पार्श्व में स्थूल का अनुभव होगा, रोगी को बार बार रह रह के रुक रुक के दर्द होगा, और साथ में मल प्रवृत्ति सम्यक नहीं होगी, अटकाव के साथ रुक रुक के मल प्रवृत्ति होगी, पेट में लगातार गैस भरना, पेट फूलने जैसा लगना, ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे, और थोड़े ही काम करने पे थकावट का अनुभव होना, साध का अनुभव होना देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के लक्षण अगर हमें देखने को मिलते हैं तब हम इस कंडीशन को विष्टब्धा जीर्ण की स्थिति में समझ सकते हैं। आगे देखते हैं विदग्धा जीर्ण। विदग्धा जीर्ण जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे अम्ल अवस्था पाक प्रभावी रहता है, और ये एक ऐसा अजीर्ण है जो अन्नवाह के स्वतंत्र निदानों की वजह से होता है, अर्थात यहाँ पे प्राणवाह भी सही स्थिति में रहता है, उदकवाह भी सही स्थिति में रहता है, लेकिन जो मूल रूप से हमारा अन्नवाह है उसी के निदानों का सेवन करके रोगी अपनी विकृति अजीर्ण की स्थिति उत्पन्न करता है। तो आप सभी जानते हैं कि अन्नवाह स्वतोदुष्टि का जो मूल कारण है उसमें है अतिमात्रा काले च अहितश्च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् अवकश्च। या तो उसने अतिमात्रा में भोजन लिया, या उसने अकाल में भोजन लिया, या अहितकर भोजन लिया, या उसकी अग्नि पहले से दुर्बल थी और उस अग्नि का बल का ध्यान न करके आहार मात्रा का सेवन किया, तब जो अजीर्ण उत्पन्न होता है उसमें अन्न का सम्यक पाक न होके विदग्ध, विविध तरीके से दग्ध हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप कभी भोजन बनाते हैं और आप उस भोजन में सही ढंग से सम्मिश्रण करना भूल जाते हैं, तो भोजन का जो निचला हिस्सा होता है वो अग्नि के ज्यादा संपर्क में आने से जल जाता है, और फिर बाकी हिस्सा जो है वो उससे परिपक्व होता है या कच्चा रह जाता है। ऐसी स्थिति जैसे भोजन में होती है, वैसे ही हमारे अन्न की स्थिति में देखने को मिलती है कि यहाँ पे विपरिपाक, सम्यक रूपेण परिपाक नहीं होता है, जबकि विविध तरीके से दग्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब जो स्थिति हमको देखने को मिलती है उसका नाम है विदग्धा जीर्ण। तो विदग्धा जीर्ण अन्नवाह के स्वतंत्र निदानों के होने से होने वाला अजीर्ण है, जिसमें कि हमारा आहार परिपक्व नहीं होके विदग्ध हो जाता है, और इसके वजह से हमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो है पित्ताद विदग्धम तृणमूभ्रम अम्लो उद्गार दाह, अर्थात जो पित्त है उसके वजह से, विदग्ध स्थिति होने की वजह से जो हमारा विभेदक लक्षण उत्पन्न होगा वो है उदर प्रदेश में दाह होना। रोगी बार बार बताएगा कि आमाशय और वाम प्रदेश में बार बार जलन होना या दाह होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये उसका एक बहुत बड़ा विभेदक लक्षण है। और साथ में जो उसके प्रभावी लक्षण है तृण मुंह भ्रम अम्लोदगार, मतलब बार बार उसको प्यास लगेगी, प्यास पानी पीने की इच्छा होगी, मुंह जो उसकी
कार्य अकार्य का जो ज्ञान होता है, जो एक ओरिएंटेशन होता है, वो सही ढंग से नहीं रहेगा। भ्रम, उसको हमेशा एक चक्कर जैसा, घूमने जैसी स्थिति, सर चकराने जैसी स्थिति बताने की स्थिति रहेगी। और अम्लोदगार, हमेशा एक वर्पिंग, एक डकार उसको रहेगी, जैसे एक जो कुछ भी खाया है उसका खट्टापन जैसा डकार जो सामान्य रूप से हमें ओपीडी में देखने को मिलता है, ये अम्लोदगार। तो अगर कोई पेशेंट इस तरीके की कंप्लेन लेके आता है कि उदर प्रदेश में दाह के साथ तृणमोह भ्रम अम्लोदगार आता है, तो हमको विदग्धा जीर्ण की तरफ तुरंत हमारी डायग्नोसिस जानी चाहिए, और उसमें हमें अन्नवासोतस अपने मूल निदानों से कुपित हुआ है ऐसी हिस्ट्री, उसके इस निदानों की सम्यक जानकारी करने से, जिसको हम कहते हैं कि हम डेप्थ ऑफ और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की बात करते हैं, तो वहां पे हम बीमारी की शुरुआत कैसे हुई वहां तक पूछने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे लक्षण हमको वहां तक ले जाएंगे और मूल कारण तक हम पहुंच पाएंगे। तो विदग्धा जीर्ण की पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर यहाँ तक भी रोगी हमारा सचेत नहीं होता है, या हम चिकित्सक अगर हम इस अच्छे ढंग से इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है, इस पे थोड़ा विचार। वास्तव में ये बेसिक चीजें हैं जिसपे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि बेसिकली ये आहार, हमें पता है कि पोषण की जो प्रक्रिया है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस पे बहुत डिटेल में बात किया था कि आहार का जो सम्यक पाचन प्रक्रिया शुरू होती है वो मुख से लेके नाभि, आमाशय में उसमें जठराग्नि की क्रिया होती है, और फिर नाभि से लेके मलद्वार, जिसका नाम पक्वाशय का है, उसके माध्यम से वो आहार, परिपक्व आहार मार्गस रस में भेजा जाता है, और हृदय से बल पाकर व्यान वायु के द्वारा प्रवृत्त होकर आगे सर्व शरीर में पोषण के लिए जाता है, जिसको आप सभी जानते हैं कि वो खले कपूर न्याय के माध्यम से सारे शरीर में सब जगह सभी धातुओं के मूल में पहुंच। अब अगर यही प्राकृत पोषण ना हो तो विकृति भी ऐसे ही जाती है। मुख से लेकर नाभि के बीच में, मुख से लेके नाभि के बीच में हमारा जो आहार अगर पक्व नहीं हुआ, तब वो पक्व ना होने की वजह से आगे जो आहार जाएगा आहार रस के रूप में, वो मार्गस रस में वैसा ही कि वैसा जाएगा जो कि अपक्व आहार है। वो अपक्व आहार आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, विस्तब्धा जीर्ण, इन दोनों या तीनों का मिश्रित स्वरूप का हो सकता है, क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है जठराग्नि से, जठराग्नि के ही अधिकार क्षेत्र में मार्गस रस रहता है, और मार्गस रस में वो पहुंच जाता है। और आप सभी जानते हैं उस मार्गस रस का सर्व शरीरगत जो फैलाव होता है, भेजने का काम होता है, वो हमारा रसवासोतस या हमारा हृदय जो है वो मूल रूप से करता है। तो अगर वो आगे जाएगा तो सर्व शरीर में वो हृदय को भी प्रभावित करेगा, और हृदय को प्रभावित करके हमारे शरीर में वो कुछ लक्षणों को उत्पन्न करेगा। तो कहते हैं उद्गार शुद्धो अपि भक्ता कांक्षा ना जायते हृदयेश रसावशेषण सातु प्रशेक, ये लक्षण उत्पन्न होंगे। मतलब ऐसी स्थिति में जो रोगी है उसका आमाशय पक्वाशय का जो मूल लक्षण है, मूल रूप से जो आमाशय का लक्षण है, वहां से वो अजीर्ण का मल आगे मार्गस रस में बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस प्रक्रिया को समझें कि हमने प्रीवियस बहुत अच्छे ढंग से कई सारे पिक्चर डायग्राम देख के इसमें समझा था कि किस तरीके से हमारा जो मार्गस रस है वो आमाशय पक्वाशय के आहार रस को आगे की तरफ ले जाने का काम करता है। अगर वहीं पे विकृत आहार रस अपलोड हो जाए, तब वो आहार रस हृदय के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, तो वो हृदय प्रदेश में विशेष तौर पर अब गुरुता उत्पन्न करेगा। चूंकि उद्गार हमारे आमाशय की स्थिति में कोई भी मल नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे शुद्ध उद्गार देखने को मिलेगा। लेकिन भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अभी भी आहार पूरी तरीके से हमारे शरीर की धातुओं के साथ जुड़ के जीर्ण नहीं हुआ है, उसका परिपक्व अंश जो है अभी भी हमारे मार्गस रस में पड़ा हुआ है, और लाला स्राव प्रशेक रूपी लक्षण देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरीके की स्थिति मिलती है तो ये स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर स्थिति है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, विस्तब्धा जीर्ण तो एकल दोषों की वजह से हो रहे हैं, लेकिन रस शेषा जीर्ण इन तीनों के समूह की वजह से हो रहा है, और उसका जो प्रभाव है वो हृदय के ऊपर है। इसलिए हृदय हमारे कोष्ठ और शाखा को जोड़ने वाला घटक है, अर्थात वो हमारे प्राणवासोतस और रसवासोतस दोनों का उत्पादक है। तो अगर हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो आगे चल के हमारे प्राणवा और रसवा दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो आप देखते होंगे इस तरीके के रोगियों में कार्डियक डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इलनेस की डिजीजेस, पांडु इत्यादि जो डिजीजेस हैं वो सारी की सारी हमको आगे चल के देखते हैं। तो ये इसको पहचानने के लिए क्या इसके विभेदक लक्षण है, तो हृदय प्रदेश में गुरुता का अनुभव है।
यहाँ अजीर्ण का अधिष्ठान जो है हृदय प्रदेश रहता है। अभी तक हम आमाशय एवं वाम पार्श्व का अधिष्ठान देखते आए, लेकिन यहाँ पे हृदय प्रदेश इसका अधिष्ठान रहता है। और इसमें जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसमें शुद्ध उद्गार देखने को मिलता है। जैसा कि अभी आप देखे थे कि पित्त की स्थिति में अम्लोद्गार की स्थिति ज्यादातर देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे शुद्ध उद्गार रहेगा। रोगी को लगेगा कि हमारा पाचन तो ठीक है। हेलो, सॉरी सर, बीच में डिस्टरबेंस था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर आलोक आप प्लीज खुद को म्यूट रखें, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, ऐसे क्लास में ठीक नहीं रहता। जी जी सर। ओके, थैंक यू। तो ये जो प्रभावी लक्षण है ये भी साथ में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उपयोग नहीं हो पाया, आहार जो कुछ भी दिया गया था शरीर के साथ जुड़ नहीं पाया, तो भक्त आकांक्षा ना जाए थे, अर्थात भोजन करने की इच्छा नहीं होती। तो जो ओपीडी लेवल पे पेशेंट अपनी कंप्लेन बताता है कि एक हमेशा एक सीने में, उदर प्रदेश में, विशेष तौर पर हमारे हृदय प्रदेश में यहाँ पे एक भारीपन जैसा अनुभव होता है, और उसको, रोगी को उद्गार, डकार बहुत अच्छी आती है, उसमें कोई भी खाने वगैरह की या ऐसा कुछ सद्योभुक्त उद्गार या तिक्त अम्ल उद्गार नहीं रहता है, लेकिन उसको खाने की इच्छा नहीं होती, और मुख में बार बार पानी आना, लालच भाव की स्थिति, सप्रशेक की स्थिति उत्पन्न होती है। तब ऐसे अजीर्ण को हम रस से साजित। तो मूल रूप से यहाँ पे ये 4 विभेदक स्थितियां ऐसी होती हैं जो आमाशय से उत्पन्न होके और आगे की तरफ बढ़ती हैं और उत्तरोत्तर बहुत सारे बीमारियों को जन्म देती हैं। रोगानिकस संगूलम अजीर्ण, अर्थात ये जो आमाशय है ये बहुत सारी बीमारियों का आगे कारण बनता है। तो अगर हम एक चिकित्सक के रूप में शुरुआत करने चलते हैं अपने पेशेंट की, तो हमें 2 मूल सिद्धांतों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये बीमारी आमाशय से उत्पन्न हुई है या ये बीमारी पक्वाशय से उत्पन्न हुई। अगर ये बीमारी आमाशय से उत्पन्न हुई है तो बिना अजीर्ण को ठीक किए इसको नहीं ठीक किया जा सकता। अगर ये बीमारी पक्वाशय से उत्पन्न हुई है तो बिना उदावर्त को ठीक किए इसको नहीं ठीक किया जा सकता। तो मूल का अन्वेषण अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं, मूलोच्छेदन अच्छे ढंग से करते हैं, तो बाकी जो लक्षण है वो उसके साथ में ठीक हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोष्ठ की चिकित्सा अर्थात अजीर्ण की चिकित्सा करने से 70% ऐसे रोगियों में लाभ देखने को मिल जाता है, जिनको कि हमारे सर्व शरीरगत लक्षण हम समझते हैं कि ये बीमारी कोई हमारे पास पांडु लेके आता है, कोई अतिशाल लेके आता है, कोई हमारे को लगता है कि गृहिणी लेके आया है, कोई हमको लगता है कि श्वास रोग लेके आया है। लेकिन वास्तव में जब हम उसका गहरे अन्वेषण करते हैं तो पता चलता है इस बीमारी की शुरुआत किसी की आमाजीर्ण से हुई है, किसी की विदग्धाजीर्ण से हुई, किसी को विष्टब्धाजीर्ण से हो रही है। तो जब आप पास्ट हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस को इलैबोरेट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि इनिशिएशन ऑफ डिजीज तो ऐसे हुई थी। मरीज ने थोड़ा बहुत कुछ उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया, कभी गैस की दवाई खाई, कभी मोशन के लिए दवाई खाई, कभी जो है कार्बोनेटिव एंड डाइजेस्टिव चीजें ली, उसके वजह से उसका वो लक्षण जो है पार्शली जो है सबसाइड हो गया। लेकिन वो डीपली धीरे धीरे आगे प्रोसीड कर रहा था, और अब जाके वो मार्गस रस के माध्यम से, रस के माध्यम से अब उसने हृदय और अन्य प्रदेश पे जाके अपना दुष्प्रभाव डाला, और उसके वजह से जो उसको लक्षण उत्पन्न हुए वो जो है हमको फिर आगे चल के अजीर्ण के विभेदक लक्षणों में या आगे जो बीमारियां हैं संसेचवानम, पित्तेन, दाह, तृष्णा, मुखाम्यान या रसादिजान, कुरियात रसादि रोगा, जो हमने पिछले वातादि सिस्टम कुरियात रोगा वातादि जान, ऐसे करके वो एक्समा पीनस मेहन जिसके साथ भी वो जुड़ जाएगा उसकी बीमारियां वो उत्पन्न करेगा। तो एक चिकित्सक के ध्यान में ये विशेष चीज रहनी चाहिए, जो मुझे गुरु कृपा से मिली, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ये मूल विज्ञान है हमारे आयुर्वेद का। चरक का मूल सिद्धांत यही रहा है कि हमेशा हमको इस चीज को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी की शुरुआत कहाँ से करें। धन्यवाद। आज आपके जो भी प्रश्न हैं वो सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी का भी कोई भी क्वेरी हो वो प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकता है या अपना हैंड रेज करके खुद को अनम्यूट करके पूछ सकता है। तो किसी की अगर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज। सर नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ दे देंगे तो। जी, अगले सेशन में हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे आएंगे और कैसे हम अपने पेशेंट्स में आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण में अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये हमारा अगला सेशन होगा। ओके सर। तो किसी की कोई क्वेरी है इस आज के टॉपिक से रिलेटेड? डॉक्टर इंदिरा।
जी सर। सर Yes, ma'am. नमस्कार। जी नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू वेरी मच। सर इसमें ये है कि जैसे हम पेशेंट इस तरह के तो मिलते हैं कि जैसे खाना खाया उन्हें तुरंत जाना ही हैज टू गो, कि हमें तुरंत जाना पड़ता है सर, लेकिन उसमें जो ना उनको शूल मिलता है, ना गौरव मिल रहा है, ना इस तरह, तो सर उनको किस तरह से हम और वो करें कि तब हम विभेदक नहीं कर पाते कि आमा जीर्ण है या विष्टब्धा जीर्ण है या क्या है, सर इस कंडीशन में कैसे करें? आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है कि मतलब भोजन के बाद तुरंत मल प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जी 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 सर। जी 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 बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में ये एक आमा जीर्ण का बहुत अच्छा जो है डायग्नोस्टिक वो है कि अगर किसी को मल प्रवृत्ति हो रही है, पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि नहीं खाने के बाद तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है, ये इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जो है, ये भोजनोत्तर अगर इवैक्यूएशन के लिए जा रहा है तो ये आमा जीर्ण का बहुत अच्छा विभेदक लक्षण है। ये आमा जीर्ण में ही देखने को मिलता है कि अपरिपक्व अंश जो है रह जाता है और फिर जैसे ही हम दोबारा भोजन लेते हैं, आम की स्थिति हमारे भोजन की स्थिति में रहती है, कफ का बल वहां पे प्राप्त होता है और जो विलंबित प्रक्रिया रहती है उसकी वजह से जो शेष मल रहता है उसके अंदर फिर अर्ज की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें आम पाचन ही इसका हमारा सरल उपाय होता है, जिसमें हमें अपने भोजन में आम की स्थिति को कम करना होता है, तो इसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जी थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डॉक्टर नरेंद्र ने, अच्छा डॉक्टर एकता गुप्ता ने हैंड रेज किया, प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ जी। बताएं। सर जो रोगी जो सुबह के समय में जिनको मल प्रवृत्ति नहीं होती है और जिनका ये कहना होता है कि दोपहर में लंच के बाद मुझे प्रेशर बनता है, सर ऐसे रोगियों में किस तरह का अजीर्ण माना जाएगा? देखिए, दो चीजों में आपको जब कभी भी विबंध की स्थिति मिले तो दो स्थितियां प्रभावी हो सकती हैं, इसको हमें समझना है। असम्यक मल की स्थिति विष्टब्धा जीर्ण के साथ भी मिल सकती है और उदावर्त के साथ भी मिल सकती है। जब कभी रोगी मल प्रवृत्ति के साथ ऐसी कुछ लक्षण बताए जिसमें कि उदर प्रदेश में गौरव, दाह या सूल की स्थिति है, तब उसको आप अजीर्ण के साथ जोड़िए। अगर रोगी मल प्रवृत्ति के साथ उद्गार बाहुल्य या कस्टेन मल प्रवृत्ति या अटकाव के साथ रुक रुक के टुकड़ों में मल आने की प्रवृत्ति या बहुत ज्यादा थिंकिंग या ओवर थिंकिंग या वेद धारण की स्थिति की बात करें, निद्रा और ऐसी स्थिति, तब आप उसको उदावर्त से जोड़ें। तो ये दो विभेदक लक्षण है जिसके बेसिस पे आप जो है असम्यक मल प्रवृत्ति को अजीर्ण या उदावर्त इन दोनों में देख सकते हैं। अजीर्ण की स्थिति में आपको उदर गौरव, उदर दाह, उदर सूल के साथ जोड़ना है और उदावर्त की स्थिति में आपको उद्गार बाहुल्य, श्यावता या विशेष तौर पर जो है विपरीत दृष्टि और जो ओवर थिंकिंग है उसके साथ जोड़ना। अगर आप इस तरीके की हिस्ट्री में जा पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें क्लियर हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सर। नेक्स्ट है डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। ये सर इसमें जो सारी जो अवस्थाएं हैं ये साम प्रकृति की हैं या निराम की? इसमें सारी तो नाम साम वाली मिलेगी है। जी साम। हाँ हाँ, तो इसमें निरामता तो है नहीं किसी में सर? हाँ बिल्कुल, अजीर्ण तो आम से उत्पन्न होने वाली बीमारी ही है, पहली बीमारी है, इसीलिए यहाँ यहीं से हर चीज का निराकरण करना होगा। जी जी जी, अजीर्ण में हमेशा आपको जो अपक्व अंश है उसका पाचन करना ही इसका प्राथमिक उपाय है। तो ट्रीटमेंट में सर शुंठी ज्यादा बेहतर रहेगी? अगला पोर्शन हम वही लेने वाले हैं, तो उसमें भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो अजीर्ण आया है वो कौन से स्वरूप का है, आमाजीर्ण है, विदग्धा जीर्ण है, विष्टब्धा जीर्ण है या रससेसा जीर्ण है। जी जी। तो फिर हम उसके हिसाब से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। डॉक्टर नरेंद्र ने ही पूछा है, आइडियल लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स फॉर क्रोनिक ऊर्ध्वांग अम्लपित्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नरेंद्र जी।
पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि ये अजीर्ण जब संसृज्यमानम पित्तेन दाह तृष्णा मुखामया जनित अम्ल पित्तम च पित्तजांश अपराण गदान, ऐसा करके एक श्लोक आचार्य चरक ने गृहिणी चिकित्सा में दिया है। तो वास्तव में जब ये अजीर्ण आगे बढ़ता जाता है तब ये पित्त के साथ संश्लिष्ट होकर ऊर्ध्व या अधो या इस तरीके के अम्ल पित्त को जन्म देता है। अम्ल पित्त वास्तव में और गंभीर स्थिति है अजीर्ण के आगे की स्थिति। तो जब तक हम विदग्धा जीर्ण को सही नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी तरीके से अम्ल पित्त को सही नहीं कर सकते। अर्थात अन्नवाह के अंदर जो स्वतंत्र रूप से अन्नवाह की दुष्टि है, जिसमें कि अति मात्रा अकाले च अहितश्च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्, इतनी निदान मिलते हैं उस व्यक्ति को, उस रोगी को। अति मात्रा में भोजन, अकाल में भोजन और अहितकर भोजन, इस तीनों की स्थितियों से हटा के उसको भोजन है ना, हितकर भोजन और काल भोजन और जितेंद्रिय बनाना पड़ेगा, तब जाके हम ऊर्ध्वक अम्लपित्त या अधोगत अम्लपित्त में लाभ दे पाएंगे। तो इसी को कहते हैं मूल का अन्वेषण। हमेशा आपको रूट कॉज एनालिसिस करनी चाहिए और उसके लिए हमको जानना चाहिए, और फिर उससे डिजीज का रेडिकल क्योर होता है, कंप्लीट क्योर होता है, जिसको हम संप्राप्ति विघटन न्यूरो चिकित्सा, शुरुआत के लेक्चर्स में हमने इस पे बहुत डिटेल में बात की। थैंक यू सर। और किसी की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अंशु शर्मा जी। हेलो, मेरे को ये पूछना था सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ बताएं। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, जो आम विदग्ध विष्टम्भ अजीर्ण है, वो पेशेंट की कितने टाइम ड्यूरेशन की कंप्लेंट्स को हम आम विदग्ध विष्टम्भ में रखेंगे और कितने टाइम ड्यूरेशन की कंप्लेंट्स को रस शेषा अजीर्ण में रखेंगे? मतलब ड्यूरेशन, जो कंप्लेंट्स का ड्यूरेशन है वो कितने टाइम तक का होता है? मतलब जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, समयावधि पे हम फिक्स नहीं कर सकते, निदान के कितना निदान का सेवन किया गया है उसके बल पे हम इसको देख सकते हैं। कभी कभी बहुत कम मात्रा में सेवन किया गया निदान ही रस से जीर्ण तक पहुंच सकता है। तो कितनी मात्रा में, कहते हैं कि निदान दोष दुष्य इन तीनों का सम्मिश्रण होता है तब कोई लक्षण सर्वलिंग विकाराजन्यम या अणु विकाराजन्यम या चिरण विकाराजन्यम के रूप में लेता है। आचार्य चरक ने प्रमेय के निदान में ये सारी बातें कही है। तो जब तक हम इसको नहीं समझते हैं तो निदान कितनी मात्रा में सेवन किया गया उससे उसके आगे बढ़ने की क्षमता रहती है, इसलिए निदान को कर्ता कहा गया। अर्थात उसके अंदर ही क्षमता है कि वो कोष्ठ तक रह जाएगा या शाखा तक जाएगा या मनमासी संधि तक चला जाएगा। तो अगर अल्प मात्रा में निदान सेवन किया गया है तो सिर्फ कोष्ठगत लक्षण ही रह जाएंगे और वो हमारे आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण या थोड़ी बहुत रस की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन अगर उसका सेवन जारी रहा, निरंतरता ज्यादा रही, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो 21 से 42 दिन की अवधि है उससे वो आगे निकल के कोष्ठ की तरफ से शाखा की तरफ बढ़ जाता है। और अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया कि हमने व्यायामाद, स्मृत, अहितस और चरणादपि ऐसे कुछ या वायु का निग्रह, तो वो और भी जल्दी उससे आगे बढ़ सकता है। तो आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिम में, आप देख रहे होंगे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सडन डेथ हो रही है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोग अजीर्ण की स्थिति में व्यायाम कर रहे हैं। अजीर्ण की स्थिति में व्यायाम करना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ चंक्रमण मतलब पैदल चलना एकमात्र व्यायाम बताया है अजीर्ण की स्थिति में। और आज जो टाइम चल रहा है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बढ़ी हुई है, मैक्सिमम लोग अजीर्ण का शिकार हैं। ऐसे में अगर वो व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से कोष्ठ से शाखा में मल जाता है, ऐसा आपने पढ़ा रखा है। तो कोष्ठ से जैसे ही शाखा में मल जाता है, शाखाओं का मार्ग अवरुद्ध होता है और फिर इस तरीके की जो है कार्डियक अरेस्ट या इस्चीमिया डेवलप होती है। तो जब तक अजीर्ण की स्थिति है, अर्थात उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो सर्गो यथोचिता लघुता क्षुत पिपासा च जीर्ण आहार से लक्षण, ये आपका एक छोटा सा पैरामीटर है। आप अपने मरीजों को बताएं, स्वयं जाने कि ये लक्षण अगर आपके अंदर है तब आप एलिजिबल हैं फॉर एक्सरसाइज। इफ यू आर नॉट, you have not these type of symptoms and these type of feeling with you, then you don't do any rigorous or any muscular and cardiac exercise. Just do your walking, brisk walking up to the level of Ardha Shakti, that is perspiration on forehead and nasal area. This is called Ardha Shakti व्यायाम, कि हमको अपने जो है ललाट और नासा पे श्वेत की उत्पत्ति हो जाए, इतना दूर तक चंक्रमण करना। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। किसी और की अगर कोई क्वेरी हो? सर
सर जी, कुछ डॉक्टर। पेशेंट, सर मैं इंदिरा बोल रही हूँ। सर जी कुछ जी पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो मॉर्निंग में बोलते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं होता, मुझे 3 बार जाना पड़ता है। सर उन पेशेंट्स को किस कंडीशंस, किस उसमें रखेंगे, अमाशय समुत्थ या पक्वाशय समुत्थ? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। देखिए, अगर हम विकृति का अन्वेषण करते हैं तो हमको सिर्फ विकृति के एक लक्षण से उसका अन्वेषण नहीं करना पड़ेगा। पूर्व में भी अभी एक प्रश्न आया था हाँ हाँ, कि जी 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 जी। विबंध या असम्यक मल की प्रवृत्ति हो रही है, ये हमको देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आमाशय में अगर पाक सही ढंग से नहीं हुआ तो अधो व पक्वाशय में भी वो मल आ जाता है और फिर उसका सम्यक निष्कासन हमारे परिपक्व स्थिति में नहीं हो पाता है, तो भी रुक रुक के मल की गति होती है। तो जो विबंध हमको हमारे विष्टब्धा जीर्ण में रुक रुक के अटका में उसके साथ जो एसोसिएटेड या प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें एक आपने देखा कि उसमें सूल भी देखने को मिलेगा, है ना, आद्यमान भी देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति जो है हमको अगर देखने को मिल रही है तब हम उसको आमाशय समुत्थ समझें। लेकिन अगर सिर्फ कस्टेन मल प्रवृत्ति हो रही है, चिरात मल प्रवृत्ति हो रही है, असम्यक मल प्रवृत्ति हो रही है और उसके साथ में हमको उद्गार बाहुल्य की स्थिति आ रही है, हमको श्यावता, हमारे फेस पे एक ब्लैक पैचेज आना शुरू हो जाते हैं जिसको लोग कोलेज्मा मलेज्मा से कोरिलेट करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये जो श्यावता है वो वायु की वृद्धि का प्रत्यात्म लक्षण, श्याव अरुण वर्ण जो है वायु की वृद्धि का प्रत्यात्म लक्षण है। कार्ष्णता जो कालापन है वो वायु की वृद्धि का लक्षण है और ये हमारे उदावर्त की वजह से देखने को मिलता है। तो अगर किसी को फेस पे इस तरीके से पैच आ रहे हैं, उसके बार बार उसको डकार की स्थिति आ रही है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट, विभ्रम या विपरीत दृष्टि डेवलप हो रही है, बार बार उसको हमेशा नेगेटिविटी की थिंकिंग आ रही है, तो ये हमारे उदावर्त की वजह से आने वाला असम्यक मल प्रवृत्ति। तो ये दो विभेदक लक्षण अगर हम अपने ओपीडी लेवल पे ध्यान करें तो विष्टब्धा जीर्ण से कब हुआ उसको समझ सकते हैं और उदावर्त से कब हुआ उसको भी समझ सकते जी सर, जी सर। थैंक यू सर। डॉक्टर थैंक यू सर, नरेंद्र। थैंक यू सर। डॉक्टर नरेंद्र का क्वेश्चन है, विच टाइप अजीर्ण धान्य पंचक क्वाथ इज यूजफुल? जी नरेंद्र जी, आपके प्रश्न अच्छे हैं और मैं चाहूंगा कि जो हमारा अगला सेशन होगा वहां तक आप वेट करेंगे तो आपको अपने जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हम ये चिकित्सा के सारे पॉइंट्स अगले उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो, ओके, डॉक्टर गायत्री बताइए। जी डॉक्टर गायत्री, आप खुद को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हेलो जी सर, नमस्ते। मेरे ये कहना है कि जो अभी जो आ रहा है जो फंडस एंड एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ये जो प्रॉब्लम है तो इसमें क्या क्यूरेबल है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम जब कभी भी किसी चीज को देखने चलते हैं तो हमारे रोगी के अंदर किसी भी विकृति के दो स्तर हमको दिखाई देते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से, निदान की दृष्टि से 3 स्तर होते हैं, कोष्ठ शाखा मनमास्ती संधि, और चिकित्सा 2 स्तर होते हैं, कोष्ठ और शाखा मनमास्ती संधि। जब तक कोई विकृति क्रियात्मक रहती है तब तक उसको ठीक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां पे धातुओं का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। और जब वहां पे धातुओं का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, शाखा और रचना बिगड़ने लगती है, तब उसकी क्रिया ठीक होना काफी दुष्कर हो जाता है और वो कष्ट साध्य, कृष्ण साध्य, याप्य और प्रत्याख्याय इन स्थितियों में पहुंचता है। तो कोई भी रोगी, चाहे वो आपने मॉडर्न की एंट्रल या फंडस की जो है गैस्ट्राइटिस की कंडीशन बताई, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब उसका जो रचनात्मक भाग है वो अपनी प्राकृतिक क्रिया करने में कितना सक्षम है। अर्थात अगर वो आमाशय का एरिया है जिसका काम है अन्न को, पक्व अन्न को ग्रहण करके और सारकृत्य विभाजन में मदद करना, तो अगर उसका सम्यक सारकृत्य विभाजन हो पा रहा है तब उसमें सुधार होने के चांसेस सम्यक रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि वो ले ही नहीं पा रहा है, इनगल्फ ही नहीं कर पा रहा है, फूड आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहा है, चोकिंग की स्थिति हो गई है, स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, तब उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है अब इसमें सुख साध्य स्थिति में तो नहीं रख सकते, इसमें तो या आपका पृष्ठ साध्य ऐसी स्थितियां या शादी की स्थिति की तरफ जाना होगा। तो जब भी हम इसका विवेचन करने चले तो हमें ये पूरी की पूरी जो विवेचन है उसको इस लेवल पे ले जाना चाहिए कि वो स्ट्रक्चरल डैमेज कहाँ तक हुआ है, वो चोकिंग कहाँ तक हुई है और उसकी वजह से जो सामान्य पाचन प्रक्रिया है
तब हम इसको बोल सकते हैं कि वास्तव में ये रोगी ठीक हो सकता है। प्रारंभिक स्थिति में, पोस्ट की स्थिति में बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। इसीलिए हम जब भी हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने आपको बार बार इस तरफ रखा कि हम बेसिक्स को जानेंगे तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हमारा सबसे ज्यादा कारगर होता है। जितनी लेट डायग्नोसिस होती है, डिजीज उतनी ही ज्यादा अपना जो है स्प्रेडिंग कर लेती है और हमारा ट्रीटमेंट फिर स्लो हो जाता है या हमको बहुत सारे इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। तो एक चिकित्सक हमेशा अच्छा कीन ऑब्जर्वर हो, उसके लिए उसके पास उसका क्लासिक्स हो और वो अर्लीस्ट डायग्नोसिस कर सके, तभी उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू। आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। तो Good मुझे evening. ये मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी को दिन में 2-3 बार मोशन जाना पड़ रहा है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब उससे ना शूल हो रहा है ना कुछ, वो बस लगता है उसे अर्ज होता है और वो जाते हैं, मतलब दिन सुबह फिर दोपहर फिर शाम को फिर, लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो जी जी तो वो कौन सा बिल्कुल। अच्छा होगा सर? जी जी हाँ, तो इसमें देखना चाहिए कि ऐसा हम कहते तो जरूर है कि हमको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे तो वास्तव में पाचन की प्रक्रिया हमने ठीक ढंग से समझी कि कहीं ना कहीं बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता। अगर ये प्राकृतिक प्रक्रिया तो नहीं है, वात मूत्र इत्यादि का विषय जो है हमारा, जो हमारे मॉर्निंग अर्जेस हैं वही के समय पे हो जाना चाहिए। लेकिन ये अगर दिन के काल तक भी जा रहा है और भोजन के बाद भी हमको जो है बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थितियां हो रही हैं, तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। और ये जो समथिंग है उसको ढूंढना हमारा जरूरी काम है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको कभी आज के दिन में हो सकता है कि उसको मल की प्रवृत्ति में परेशानी हो रही हो, लेकिन अगर जब हम थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के पीछे जाएंगे तो 2 साल 4 साल 5 साल पहले कहीं ना कहीं उसको उदर में गौरव, उदर में भारीपन या उदर में सूल, ऐसी स्थिति का कुछ निदान मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तब हम उसको अजीर्ण की स्थिति से निकाल के उदावर्त की स्थिति में ले जाएंगे। उदावर्त के निदानों में उसका विश्लेषण करेंगे कि ऐसा कस्टेन मल प्रवृत्ति, चिरात मल प्रवृत्ति या असम्यक मल प्रवृत्ति होने में उदावर्त के निदान कहाँ तक कारगर है। तो वेग संधारण कैसा है, निद्रा की स्थिति कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी आहार हमने ग्रहण किया है वो आहार हमारा सही ढंग से पच के मार्गस रस का भाग बने, इसके लिए हमारी रात्रि स्वभाव प्रभुआ निद्रा जिम्मेदार होती है। रात्रि स्वभाव प्रभुआ मतलब सूर्यास्त के 3 घंटे के बाद रात्रि शुरू हो जाती है, 9 से 10 बजे के बीच में रात्रि शुरू हो जाती है और प्रातः काल हमारे ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो हमारा एक ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 4:30 से 5, वहां तक की हमारी रात्रि का काल चलता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस समय अपनी अच्छी नींद लेता है तभी उसका आहार सही ढंग से जीर्ण हो पाता है, नहीं तो वो अपक्व अंश हमारे शरीर में रह जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को वो दिखाई न दे रहा हो कि उसका जो है निद्रा का काल सही नहीं, उसकी वजह से उसको 3-4 बार मल प्रवृत्ति हो रही क्योंकि आहार जीर्ण नहीं हो पाया। तो निदान को ढूंढना ही तो हमारे चिकित्सक का कार्य है, तो हमें ढूंढना चाहिए। अकारण तो ये नहीं हो सकता, कोई ना कोई निदान, चाहे आहारज होगा, चाहे विहारज होगा, चाहे विचारज होगा, यही 3 निदान हो सकते हैं, आहार, विहार और विचार। इसमें ही हमको उसको ढूंढना चाहिए और जरूर मिलेगा। ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत क्लिनिकल अनुभव है और आप इसको ढूंढिए, निश्चित तौर पर आप इसको ढूंढ पाएंगे। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे तो वही है कि सोल्जर को उसके हथियार देना है, नहीं तो सामने से लोग सोचते हैं कई बार कि अच्छा हमें मतलब मेडिसिन पता चल जाए, बट कॉन्सेप्ट्स पक्के होने जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन आज के सेशन के लिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन वही फ्राइडे को करेंगे 7:30 to 9 PM। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नमस्कार, गुड नाइट।